हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी की, यानी कि समष्टि पारिस्थितिकी की। इसमें हम डिफरेंट चीज़ें डील करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन कितने टाइप की होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, और विभिन्न प्रकार के कारक जो कि पॉपुलेशन को प्रभावित करते हैं, उनमें से कुछ कारकों का हम आज के लेक्चर में अध्ययन करेंगे। शेष कारकों का हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की कि पॉपुलेशन एक्चुअली है क्या। रूट ने पॉपुलेशन की परिभाषा दी, जिसके अनुसार किसी जंतु प्रजाति की कार्यात्मक इकाई के सदस्यों के उस समूह को जो कि वातावरण से सीधे अनुक्रियाएं करते हुए स्थान विशेष के प्राकृतिक स्रोतों का समान रूप से शोषण करते हैं, समष्टि कहते हैं। क्रेब्स ने दूसरी दी परिभाषा पॉपुलेशन की कि किसी विशेष समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को वहाँ की पॉपुलेशन कहते हैं। इस प्रकार विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न परिभाषाएं दी कि क्लार्क ने अलग परिभाषा दी, मैकनॉटन ने अलग दी। तो उस सबको एक परिभाषा में समाहित करते हुए आधुनिक परिभाषा हमने क्या बनाई कि एक विशेष जाति या कई जातियों के सभी प्राणियों को जो कि एक विशेष समय में विशेष क्षेत्र में रहते हैं को पॉपुलेशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन की। क्लार्क ने पॉपुलेशन को दो कैटेगरीज में विभक्त किया। एक है मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन और दूसरी है पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन। मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन में ऐसी पॉपुलेशन जिसमें कि किसी निश्चित स्थान पर एक ही प्रजाति के सदस्य पाए जाते हों, तो उस पॉपुलेशन को मोनोस्पेसिफिक पॉपुलेशन कहते हैं। प्रकृति में इस प्रकार की पॉपुलेशन का पाया जाना कठिन है। पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन अब बात करते हैं हम कि ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है, जिसमें कि किसी स्थान पर कई जातियों के सदस्य पाए जाते हैं। तो ऐसी पॉपुलेशन जो है वो पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन या बहुप्रजातीय समष्टि या मिश्रित समष्टि कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र में इस प्रकार की पॉपुलेशन पाई जाती है और इकोलॉजिस्ट पॉलीस्पेसिफिक पॉपुलेशन को कम्युनिटी भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार की पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स की कि एक्चुअली ये है क्या। थॉमस पार्क ने बताया कि पॉपुलेशन के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स या लक्षण होते हैं, या जिसको कि हम उसके बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं। और इन बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को स्टैटिस्टिकल फंक्शन के रूप में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि हम सांख्यिकी के रूप में भी उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। यह फंक्शन किसी भी ग्रुप के लिए एक विशिष्ट होते हैं, यूनिक होते हैं। यानी कि अगर हम सांख्यिकी में आंकड़ों के रूप में बात करें तो किसी पॉपुलेशन के लिए ये कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक की एक निश्चित संख्या या निश्चित उसकी मान होता है। और इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि डेंसिटी, नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, बायोटिक पोटेंशियल, डिस्पर्शन एंड ग्रोथ फॉर्म्स। तो अब हम इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या समष्टि घनत्व की। किसी एक विशेष क्षेत्र या आयतन की एक इकाई में पाए जाने वाले जीवों की संख्या को समष्टि घनत्व कहते हैं। It is generally expressed as number of individuals or biomass per area or volume. समष्टि घनत्व एक संख्यात्मक धारणा है। यदि हम उदाहरण के लिए लें कि जैसे 200 मछलियाँ प्रति किलोमीटर तल सतह पर या 50 लाख डाई एटम्स प्रति घन मीटर पर पाए जाते हैं, तो ये उस स्थान की पॉपुलेशन डेंसिटी को
दर्शाता है। पॉपुलेशन में परिवर्तन होते रहते हैं, पॉपुलेशन स्थायी नहीं होती। पॉपुलेशन में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है डेंसिटी में भी परिवर्तन होता रहता है। किसी एक स्पेसिफिक एरिया में डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स परिवर्तित होती रहती है और यह परिवर्तन निर्भर किस पर करता है कि कितनी उनको जीवों को फूड सप्लाई अवेलेबल है, वहाँ के सीज़न पर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त किसी स्थान पर ऊर्जा का प्रवाह कितना है और वहाँ की उत्पादकता कितनी है, कि यदि हम कंपेयर करते हैं कि डेजर्ट एरिया को और एक संचित क्षेत्र में जहाँ पर कि कृषि होती है, तो इन दोनों में कंपेयर करें तो समष्टि घनत्व जो है मरुस्थल की तुलना में संचित क्षेत्र में अधिक होता है। समष्टि घनत्व का यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी का अधिकतम घनत्व स्तर और निम्नतम घनत्व स्तर भी होता है। पॉपुलेशन में अधिक वृद्धि से पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, क्योंकि पॉपुलेशन के सदस्यों में भोजन, आवास व अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष होता है और परिणाम स्वरूप जीवों की मृत्यु होती है। इसी प्रकार समष्टि में कम वृद्धि से समष्टि घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि पॉपुलेशन के सदस्यों को भोजन, आवास व अन्य आवश्यकताएं आसानी से मिल जाती हैं। तो पॉपुलेशन की अपर लिमिट निर्धारित होती है किससे? ऑर्गेनिज्म के साइज से और इसके ट्रॉफिक लेवल से, क्योंकि यदि एनिमल छोटा है तो एक दिए गए एरिया में इसकी अबंडेंस जो है वो ज़्यादा होगी। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स पर पॉपुलेशन डेंसिटी निर्भर करती है। पॉपुलेशन डेंसिटी दो प्रकार की होती है, एक तो कहलाती है क्रूड डेंसिटी या अपरिष्कृत घनत्व और दूसरी कहलाती है स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी या पारिस्थितिकीय घनत्व। तो पहले हम बात करेंगे क्रूड डेंसिटी की। अपरिष्कृत घनत्व में जीवों की पॉपुलेशन का वर्णन करते समय उनकी डेंसिटी को संपूर्ण क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। कि यदि हम एग्जाम्पल लें कि 100 खरगोश अगर 1 वर्ग मील एरिया में रह रहे हैं तो खरगोश का पॉपुलेशन डेंसिटी 1000 खरगोश प्रति वर्ग मील होगा। इसमें जीवों की संख्या प्रति वर्ग मील, प्रति एकड़, प्रति वर्ग मीटर आदि के द्वारा प्रदर्शित की जाती है और इसे हैबिटेट डेंसिटी भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक और इकोलॉजिकल डेंसिटी की। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और बायोमास पर यूनिट ऑफ द हैबिटेट स्पेस, यानी कि इस प्रकार के घनत्व को आवास के उस वास्तविक क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया जाता है जो कि जीव के रहने के लिए आवश्यक है। क्योंकि यदि जीव किसी विशेष क्षेत्र में उपस्थित है तो उस क्षेत्र का सारा एरिया वो काम में नहीं लेते और कुछ एरिया जो है वो जो अनयूज रह जाता है तो वो इसमें काउंट नहीं होता है। जैसे कि यदि हम उदाहरण लें 500 खरगोश 1 वर्ग मील में रह रहे हों, लेकिन उसमें आधा वर्ग मील का क्षेत्र में ही वो रह रहे हैं, वही रहने लायक है, तो उस क्षेत्र का पारिस्थितिकीय घनत्व 1000 खरगोश प्रति वर्ग मील होगा। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी को किस प्रकार से मेज़र किया जाता है। पॉपुलेशन डेंसिटी को मेज़र करने के लिए कई सारे मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड जो हम बात करेंगे ये कहलाता है सीधी गणना, यानी कि डायरेक्ट मेथड या टोटल काउंट। इसमें टोटल काउंट में क्या करते हैं हम कि इस विधि का सबसे पहली बात तो हम प्रयोग करते हैं बड़े आकार वाले जीवों एवं उनके समूह के लिए। इस विधि में एक एक जीव की गणना की जाती है और इस विधि द्वारा सही पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि मनुष्यों की जनगणना इसका सबसे उत्तम उदाहरण है, जिसको कि जैसे कि हम भारत में प्रति 10 वर्ष के पश्चात मनुष्यों की पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना की जाती है। इसी प्रकार हम अन्य बड़े जीवों जैसे कि चीता, हाथी, खरगोश आदि की
पॉपुलेशन डेंसिटी को भी इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी विधि कहलाती है सैम्पलिंग मेथड या नमूना विधि। पारिस्थितिकी में जीवों को की पॉपुलेशन डेंसिटी अधिकतर इस विधि के द्वारा ही ज्ञात की जाती है। इस विधि में कई नमूने अलग अलग क्षेत्र के लिए जाते हैं तथा प्रत्येक नमूने में एक एक जीव की गिनती की जाती है और उसके पश्चात उनका एवरेज निकाला जाता है एवं पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात की जाती है। इसी प्रकार स्थलीय प्राणियों की पॉपुलेशन डेंसिटी भी हम इसी विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। हमें जिस जीव की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करनी हो उसके वितरण क्षेत्र को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन एरिया को हम छोटे छोटे सैंपल्स, जिनको कि हम क्वाड्रेट्स भी कहते हैं, उनमें बांट लेते हैं और प्रतिदर्श या नमूना इकाई का आकार गणना किए जाने वाले जीवों पर निर्भर करता है, क्योंकि ये आकार 3 तरह से लिए जा सकते हैं, सर्कुलर, ट्रायंगुलर और क्वाड्रेट। तो हमें इस प्रतिदर्श के इकाई क्षेत्र का हमें कैसा क्वाड्रेट लेना है, कि सर्कुलर लेना है, ट्रायंगुलर, या हमें क्वाड्रेट शेप में लेना है, तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के साइज़ पर, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स पर निर्भर करता है। गणना से प्राप्त परिणामों को जोड़कर उसका औसत निकाला जाता है और इस विधि द्वारा लगभग सही समष्टि घनत्व किसी भी प्राणी का ज्ञात किया जा सकता है। तीसरा मेथड है कैप्चर और रिकैप्चर मेथड, या इसको हम मार्किंग एंड रिकैप्चर मेथड यानी कि अंकन एवं पुनः प्रग्रहण विधि भी कहते हैं। इस विधि का प्रयोग पारिस्थितिकी वैज्ञानिक बड़े आकार के जंतुओं जैसे कि गिलहरी, खरगोश और पक्षियों आदि की गणना के लिए करते हैं। इस विधि में पॉपुलेशन का एक सैंपल निश्चित संख्या में पकड़ा जाता है तथा उन्हें विशेष चिन्ह द्वारा अंकित कर छोड़ दिया जाता है ताकि वह संपूर्ण पॉपुलेशन में मिक्स हो जाए। कुछ दिनों के बाद एक और सैंपल कलेक्ट किया जाता है और इस सैंपल में पकड़े गए जंतुओं में अंकित किए गए यानी कि मार्क्ड जंतुओं की गणना की जाती है और इस प्रकार मार्क्ड और अनमार्क्ड जो है जीव, उनकी संख्या ज्ञात करते हैं और जंतुओं के समानुपात द्वारा पॉपुलेशन डेंसिटी हम मार्क्ड और अनमार्क्ड जो है नंबर जीवों का ज्ञात करके और उनका अनुपात ज्ञात करके पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा कई और विधियां भी हैं जिनके द्वारा जीवों की पॉपुलेशन की गणना की जा सकती है। कि कभी कभी क्या होता है कि एस्टिमेशन ऑफ एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी वो मुश्किल होती है, तो ऐसी स्थिति में रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डिटरमिन की जाती है। रिलेटिव डेंसिटी नेवर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द डेंसिटी बट इट इज़ रादर एन इंडेक्स ऑफ अबंडेंस दैट इज़ मोर और लेस एक्यूरेट, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिज्म कितने अबंडेंट है वो रिलेटिव डेंसिटी के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो रिलेटिव डेंसिटी को कई विधियों के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि ट्रैप के द्वारा, जो कि हम कैप्चर और रिकैप्चर विधि में भी इसको करते हैं। दूसरा है नंबर ऑफ फीकल पैलेट्स के द्वारा, कि एक पर्टिकुलर एरिया में ऑर्गेनिजम्स की फीकल पैलेट को, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की फीकल पैलेट्स को कैलकुलेट किया जाता है और इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज जो है वो भी डिटरमिन किया जा सकता है। वोकलाइजेशन फ्रीक्वेंसी के द्वारा, कि एनिमल्स की जो पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर कॉल्स होती हैं उनको एनालाइज करके पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्ञात किया जा सकता है और इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन साइज भी मेज़र किया जा सकता है। फिर बात करेंगे फीडिंग कैपेसिटी से भी हम रिलेटिव डेंसिटी को ज्ञात कर सकते हैं, कि कितना फूड एनिमल्स के द्वारा उस पर्टिकुलर एरिया में एक डेफिनेट टाइम में कंज्यूम किया जा रहा है, तो उसके द्वारा भी हम पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त पॉपुलेशन डेंसिटी को परभक्षियों के आमाशय में शिकार के अवशेषों के आधार पर भी हम गणना कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेटैलिटी यानी कि
जन्म दर की। अब ये हम जितनी भी कारकों ये समझ पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, हम उन कारकों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला कारक है नैटेलिटी, जिसको कि बर्थ रेट ऑफ अ पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। सभी जीव प्रजनन द्वारा अपनी संतति की संख्या में वृद्धि करते हैं और पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं। एक निश्चित अवधि में किसी पॉपुलेशन द्वारा उत्पन्न किए गए नए जीवों की औसत संख्या को ही उस पॉपुलेशन की जन्म दर या नैटेलिटी कहा जाता है। जन्म दर और जन्म मान दर ये समान होती हैं। जन्म मान यानी कि नैटेलिटी एक विस्तृत शब्द है जिसका अर्थ नए जीवों की उत्पत्ति होता है। ये चाहे वो जीव के रूप में जन्म ले चुके हों या अंडे के रूप में हुए हों या सीड जैसे अंकुरित हुआ हो या चाहे विभाजन से बने हों या अन्य किसी भी प्रकार से उत्पन्न हुए हों। जन्म दर दो प्रकार की होती है, एक तो है एब्सोल्यूट और फिजियोलॉजिकल नैटेलिटी, यानी कि इसको हम अधिकतम जन्म दर या संभाव्य जन्म दर या पोटेंशियल नैटेलिटी भी कहते हैं। सभी जीवों में अधिकतम जन्म दर की क्षमता पाई जाती है, अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में जीव अधिक से अधिक जीव उत्पन्न करते हैं और यह सभी जीवों में निश्चित होती है। पर प्राकृतिक स्थिति में अधिकतम जन्म दर संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक स्थितियों में बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स रहते हैं, सभी चीज़ें फेवरेबल नहीं रहती। तो प्रयोगशाला में कृत्रिम परिस्थितियों में अधिकतम जन्म दर संभव है। और नैटेलिटी के दो तरह से लाभकारी है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन विद रियलाइज्ड नैटेलिटी, और it is useful in setting up equation to calculate the rate of increase in a given population। तो इस तरह से एब्सोल्यूट नैटेलिटी या पोटेंशियल नैटेलिटी को हम किसी भी पॉपुलेशन की इक्वेशंस को सेटअप करने के लिए, उसके रेट ऑफ इंक्रीज किसी पॉपुलेशन का निकालने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इकोलॉजिकल नैटेलिटी या वास्तविक पारिस्थितिकी जन्म दर। सामान्य परिस्थिति में जीवों द्वारा उत्पन्न पॉपुलेशन की वास्तविक या पारिस्थितिकी जन्म दर कहते हैं। प्रकृति में बहुत सारे अनफेवरेबल फैक्टर्स भी रहते हैं, तो इसलिए संभाव्य जन्म दर जो है वो संभव नहीं है, यानी कि पोटेंशियल नैटेलिटी जो है वो संभव नहीं है। यह मान एक पॉपुलेशन के लिए निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हर एक पॉपुलेशन के लिए अनफेवरेबल फैक्टर्स या लिमिटिंग फैक्टर्स जो है वो अलग अलग होते हैं, और यह वातावरण की भौतिकीय परिस्थितियों के अनुसार पॉपुलेशन जो इकोलॉजिकल बर्थ रेट इसीलिए परिवर्तित होती रहती है। जन्म दर विभिन्न पॉपुलेशन में भिन्न भिन्न होती है। नैटेलिटी को हम जो हमने इसमें 0.4 में जो फार्मूला दिया है डेल्टा एन एन अपॉन डेल्टा टी, इसके द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी निश्चित स्थान पर निश्चित समय पर जन्म दर विभिन्न कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, और ये विभिन्न कारक जो है जैसे कि लिंग अनुपात प्रजनन की दृष्टि से, परिपक्व प्राणियों का आयु अनुपात, जन्म दर, पारिस्थितिकी परिस्थितियाँ जैसे कि अगर पक्षी हैं तो घोंसले बनाने के स्थान का अभाव, मेटिंग साइट्स का अभाव, अनफेवरेबल वेदर, भोजन की कमी और प्रतिकूल तापक्रम। इसके अतिरिक्त परभक्षिता एवं परजीविता भी प्रभावित करती है। और किसी पॉपुलेशन में उसकी नैटेलिटी कितनी होगी यह निर्भर करता है उस पॉपुलेशन में उपस्थित फीमेल्स के नंबर पर। और इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फीमेल्स इन ए पॉपुलेशन। द एज स्पेसिफिक बर्थ शेड्यूल काउंट्स ओनली फीमेल्स गिविंग राइज टू द फीमेल्स।
तो इस तरह से पॉपुलेशन की अगर नेटेलिटी तभी ज़्यादा होगी यदि उसमें नंबर ऑफ़ फीमेल्स जो है वो ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे कारक पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाला दूसरा फैक्टर, यानी कि मॉर्टैलिटी। मॉर्टैलिटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? यह मृत्यु दर जन्म दर के ठीक विपरीत होती है। मृत्यु दर भी पॉपुलेशन को उसी प्रकार प्रभावित करती है जैसे कि जन्म दर करती है। जो भी जीव उत्पन्न हुआ है वो एक निश्चित समय के पश्चात मरता ही है। तो एक निश्चित अवधि में पॉपुलेशन में मरने वाले जीवों की संख्या को ही उसकी डेथ रेट, मॉर्टैलिटी या मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर भी वातावरण द्वारा प्रभावित होती है। मृत्यु दर में वृद्धि पॉपुलेशन को कम करती है एवं मृत्यु दर में कमी पॉपुलेशन में वृद्धि करती है। जन्म दर के समान ही मृत्यु दर भी दो प्रकार की होती है, मिनिमम डेथ रेट और पोटेंशियल मोर्टेलिटी, और इकोलॉजिकल डेथ रेट और एक्चुअल डेथ रेट। आदर्श या असीमकारी परिस्थितियों में भी जीवों की मृत्यु होती रहती है। यह मृत्यु लॉन्गेविटी या ओल्ड एज के कारण होती है और यह सभी जीवों में निश्चित है। इस प्रकार की मृत्यु को पोटेंशियल मोर्टेलिटी या मिनिमम मोर्टेलिटी कहते हैं। इस प्रकार की मिनिमम मोर्टेलिटी प्राकृतिक आवासों में संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि एक जीव को उसकी मैक्सिमम आयु जितने तक वो पहुँच सकता है नहीं पहुँचने देती। दूसरी टाइप की मोर्टेलिटी है पारिस्थितिकी मृत्यु दर या वास्तविक मृत्यु दर, यानी कि इकोलॉजिकल डेथ रेट और एक्चुअल डेथ रेट। सामान्य परिस्थितिकी स्थितियों में जीवों की मृत्यु को वास्तविक मृत्यु दर कहते हैं। यह भी वास्तविक जन्म दर के समान ही निश्चित नहीं होती पर पॉपुलेशन की स्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। पॉपुलेशन में मृत्यु दर को भी हम ज्ञात कर सकते हैं। पॉपुलेशन में मृत्यु दर कई कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। एक अकेला कारक प्राणी की मृत्यु का कारण सामान्यतः नहीं होता है। दो या दो से अधिक कारक एक साथ सक्रिय होकर मृत्यु का कारण बन सकते हैं और मृत्यु के कई कारण हो सकते हैं। कोई हेरिडिटरी डिजीज़ हो या असामान्य भ्रूण हो या भ्रूणीयावस्था के पश्चात एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल कुछ चेंजेस हो या कुछ इनकम्प्लीट हो जीव। पारिस्थितिकीय व आपत्तिजनक परिवर्तक होना भी मृत्यु का कारण होता है और रोगों के कारण भी जीव की मृत्यु हो सकती है और इसी प्रकार परभक्षिता या परजीविता के द्वारा भी जीव की मृत्यु हो सकती है। मोर्टेलिटी को जनरली हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग और एज द डेथ रेट। अब हम बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आयु वितरण की, कि एक पॉपुलेशन में किसी पर्टिकुलर आयु के कितने जीव होंगे, इस बारे में हम बात करेंगे। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन इन डिफरेंट एज ग्रुप। द नेचर ऑफ अ पॉपुलेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स एज स्ट्रक्चर। यानी कि आयु वितरण पॉपुलेशन का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। यह पॉपुलेशन में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों को प्रभावित करती है। पॉपुलेशन में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की बहुतायता को आयु वितरण कहते हैं। पॉपुलेशन में आयु वितरण प्रजाति तथा समष्टि की स्थिति अर्थात यह स्थायी है या परिवर्तनशील है, इस पर निर्भर करती है। जीवों की एज को हम जनरली डेज, मंथ्स या ईयर्स में व्यक्त करते हैं, किंतु इसको हम दूसरी तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि अलग अलग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव।
एज स्ट्रक्चर को हम अलग तरह से, द एज स्ट्रक्चर ऑल्सो डिटर्मिन्स द फ्यूचर पॉपुलेशन प्रोजेक्शन, कि पॉपुलेशन फ्यूचर में कैसी होगी, इसको भी एज स्ट्रक्चर बताता है। द पॉपुलेशन विद हाई रिप्रोडक्टिव फेज इंडिविजुअल्स देन पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज शोज एन expanding population. However, some of the plants and animals, including insects and fishes, etc., do not have post-reproductive phase. For example, bamboo shows mass flowering and subsequently die after producing the seeds. इसी प्रकार से a population which has more or less distribution of post-reproduction and reproductive individual shows the stable population, and a declining population will be having large proportion of older or post reproductive individuals. जितनी ज़्यादा किसी population में post reproductive individuals की संख्या होगी, उतना ज़्यादा वो population जो है declining phase में रहेगी। अब हम बात करते हैं एज पिरामिड्स या आयु पिरामिड्स की। किसी पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन को हम इन द फॉर्म ऑफ पॉलीगन्स और एज पिरामिड्स के रूप में भी बता सकते हैं, वेयर द रिलेटिव विड्थ ऑफ द सक्सेसफुल हॉरिजॉन्टल बार्स रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और द परसेंटेज इन डिफरेंट एज क्लासेस। एज पिरामिड्स 3 तरह के रहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे पिरामिड जिनका कि ब्रॉड बेस होता है। इस प्रकार के पिरामिड में आधारी भाग चौड़ा होता है तथा यह शिशु व्यष्टि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तेज वृद्धि करने वाली पॉपुलेशन में जन्म दर अधिक होती है एवं पॉपुलेशन तेजी से वृद्धि करती है। ऐसी परिस्थितियों में प्रत्येक उत्तरोत्तर पीढ़ी में, सक्सेसफुल जनरेशन में प्राणियों की संख्या जो है पहली वाली पीढ़ी के प्राणियों की संख्या से अधिक होती है। तो इस प्रकार का पिरामिड कुछ जीवों जैसे कि घरेलू मक्खी, ईस्ट और पैरामीशियम में पाया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं घंटी के आकार का या पॉलीगन जिसको भी कहा जाता है पिरामिड। इस प्रकार के पिरामिड प्रदर्शित करने वाली पॉपुलेशन में वृद्धि दर धीमी होती है तथा ये कांस्टेंट हो जाती है एवं पूर्व जननीय एवं जननीय आयु यानी कि प्री रिप्रोडक्टिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के जीव लगभग बराबर हो जाते हैं और पोस्ट रिप्रोडक्टिव ग्रुप जो है वो सबसे छोटा रह जाता है। तो ऐसी स्थायी पॉपुलेशन का आयु वितरण प्रतिरूपण घंटी के आकार का हो जाता है। तीसरी तरह के एज पिरामिड्स है जिसको कि हम जल पात्र के आकार का पिरामिड या अर्न पिरामिड भी कहा जाता है, अर्न शेप्ड पिरामिड। इस प्रकार के पिरामिड में शिशु व्यष्टि बहुत कम होती है और इस प्रकार की पॉपुलेशन में जन्म दर अत्यधिक कम हो जाती है और प्री रिप्रोडक्टिव समूह की तुलना में रिप्रोडक्टिव एवं पोस्ट रिप्रोडक्टिव समूह में वृद्धि हो जाती है। और इसका परिणाम क्या होता है कि पॉपुलेशन के आयु वितरण का प्रतिरूपण जल के आकार का यानी कि घड़े के आकार का हो जाता है। तो इस प्रकार आज हमने पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाले डिफरेंट फैक्टर्स का अध्ययन किया। शेष बचे फैक्टर्स जो है जैसे कि पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम, ग्रोथ कर्व और डिस्पर्सल, पॉपुलेशन डिस्पर्सल और इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप एंड इंटरस्पेसिफिक रिलेशनशिप्स, इनको हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।